हेलो। तो कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ आप लोगों का जो तैयारी है पूरा जोरों शोरों से चल रहा होगा। तो आज आप लोगों को मैं एक ऑब्जेक्टिव सेट्स लेकर के आया हूँ। इस ऑब्जेक्टिव सेट्स में ना हम लोग चैप्टर 2 के बारे में बात करेंगे। तो जो हम लोग का चैप्टर 2 था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें थोड़ा सा डिटेल से देखने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों को आराम से वीडियो देखना है। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको स्क्रीनशॉट करते हुए नहीं चलना है, ठीक। आप लोग आराम आराम से देखने की कोशिश कीजिए और सारी एक्सप्लेनेशन को सुनिए, ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे आप सुनेंगे ना आराम से, तो आपको ये सारी ही चीज़ें आपको याद हो जाएगा, और ये बिलीव करो आपके एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे सारे का सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू है, जो आपको 35 नंबर का जो क्वेश्चंस आ रहा है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो उसके लिए आपके ये हेल्पफुल होने वाला है। अच्छा, मैं जितनी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, वो सारी की सारी चीज़ें जो है आपको एज इट इज़ मिल जाएगा, तो इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना, नोट्स आप लोगों को मिलते चलेगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन में। तो देखिए आप लोग के पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फैराड इज ए यूनिट फॉर। तो फैराड किसका यूनिट होता है? तो आप लोग जानते हो फैराड जो यूनिट होता है वो होता है कैपेसिटेंस का, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट जानते हैं आप लोग? एम्पियर, गुड। एनर्जी का जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का तो हो जाता है वोल्ट। अच्छा, इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला याद है? C बराबर Q बटा V, ये बोला था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, ये जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस Q के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, V के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंड करता है शेप और साइज के ऊपर। कैपेसिटेंस डिपेंड करता है शेप और साइज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि आपसे पूछ रहा है डीवी, इस डीवी का यूनिट क्या हो जाएगा? तो अगेन यही चीज हो जाएगा, डीडब्ल्यू बाई क्यू हो जाएगा, और ये डीडब्ल्यू मतलब वर्कडन का जूल, और चार्ज का हो जाएगा कूलम। ये हो जाएगा 1 जूल पर कूलम, और ये 1 जूल पर कूलम आप किसके बराबर हो जाता है? 1 वोल्ट के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये किसका यूनिट हो जाएगा? इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 1। ये कूलम देखो, तो कूलम किसका यूनिट होता है? ये तो चार्ज का यूनिट होता है। ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। टेस्ला याद है, मैग्नेटिक फील्ड का, गुड। मूव करते हैं हम लोग आगे की ओर और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 2 क्वेश्चन के बाद हम लोगों के पास जो अगला क्वेश्चन है, देख पा रहे हो? तो थोड़ा सा हम इसको जूम कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। चलो, तो शायद अभी विजिबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस एरिया में जरूर आप लोगों को क्वेश्चंस दिख रहा होगा। सॉरी, ठीक। तो आपके पास ये विजिबल है और जरूर आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक कर लो क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, तो पूछ रहे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर रिलेटेड एज। तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिश्ता जानते हो? तो आप लोग इस रिलेशन को कभी मत भूलना। E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr, ठीक है। जहाँ पे आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट पढ़े थे वोल्ट पर मीटर, याद है? वो यही रिलेशन होता था। तो E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr, ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? देखो ऑप्शन नंबर 2, E बराबर नेगेटिव ऑफ dV बटा dr। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होता था, याद है आप लोगों को? न्यूटन पर कूलम। और ये न्यूटन पर कूलम कैसे आता था? ये आता था E बराबर F बटा Q, क्योंकि ऊपर में होता था फोर्स और नीचे चार्ज का यूनिट हो जाता था कूलम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ डायपोल इज प्रोपोर्शनल टू। देखो आप लोग को ये चीज जरूर से याद रखना है। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज रहा, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बटा R। और अगर यदि इलेक्ट्रिक डायपोल रहा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता था, चलो मैं इस जगह पे लिख देता हूँ, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटा R स्क्वायर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स के कारण जो रिश्ता होता था V का, वो होता था 1 बटा R स्क्वायर। तो हम लोग को यहाँ पे यही चीज पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक डायपोल है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो हम लोगों का रिलेशन दिखाई देगा वो हो जाएगा 1 बटा R का, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट, अगर आप लोग आगे की ओर मूव करते तो आपको दिख जाता क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा देखो और बताओ यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का वैल्यू कितना दे के रखा है आपके पास? देख करके 100 माइक्रोकूलम एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। तो बताओ कितना होगा वैल्यू? तो आपके पास जो चार्ज गिवन है वो है 100 माइक्रोकूलम। अच्छा, माइक्रोकूलम को आप लोग चेंज कर सकते हो,
10⁻6 कूलम में, ठीक है। ये माइक्रो मतलब 10⁻6 तो 6 ही होता था, आप लोग को याद है ना, लेकिन साथ में नेगेटिव आता था, ठीक। तो ये दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो ये आपको मिल जाता है 10⁻⁴ कूलम, ठीक। तो आपको यहाँ पे Q का वैल्यू पता चल गया। आप जानते हो कि V बराबर होता है 1/4πε0 और Q बटा R, वैल्यू पुट कर दो। तो आप वैल्यू पुट कर दे 1/4πε0 का वैल्यू जानते हो 9 × 10⁻9। फिर आप यहाँ पे जाते हैं कहाँ पे, ये Q का वैल्यू कितना दिया हुआ था 10⁻⁴, तो ये ले लेते हैं आप लोग 10⁻⁴। नीचे R दिख रहा है, R मतलब डिस्टेंस कितना था 9 था, तो ये 9 के साथ ये 9 कट जाता, और यहाँ पे देखो 10⁻9 और ये 10⁻4, ये अगर आप इसको कट पिट कर देते तो आपको मिल जाता 10⁻5 वोल्ट। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। छठा नंबर क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग देखते हैं। तो देख लो, ये आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है इस बार, 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम के कारण। तो देखो मान के चलो आपके पास ये 1 पॉइंट चार्ज है और ये 1 पॉइंट चार्ज है, ये भी है 1 माइक्रोकूलम का और ये भी है 1 माइक्रोकूलम का। दोनों के बीच का जो सेपरेशन डिस्टेंस दे करके रखा है वो सेपरेशन डिस्टेंस है स्मॉल r, ठीक है। थोड़ा सा मैं पेन का ना थिकनेस कम कर ले रहा हूँ। चलो देखो यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस 1 है। अच्छा 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना हो जाएगा, आप ये बता पाएंगे? तो 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻⁻6 कूलम, ठीक। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों को याद है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता था U बराबर 1/4πε0, दोनों चार्ज को गुना कर देना है। तो दोनों चार्ज तो यहाँ पे 1 कूलम का है, लेट से ये Q1 × Q2 बटा R, ठीक है। तो ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ Q1 1 माइक्रोकूलम और 1 माइक्रोकूलम बराबर 10⁻6, तो ये आ गया 10⁻6 और फिर ये आ गया 10⁻6 बटा डिस्टेंस देखो R का वैल्यू आपको दे करके रखा था यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है। तो इसके जगह पे आप 1 पुट कर दिए। अब यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेट करते आप लोग तो आपको मिलता 9 × 10⁻, 6 और 6 12 आ जाता, तो यहाँ पे 9 आ जाता और ये 10⁻12 आ जाता। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको कितना वैल्यू दे देगा, तो आ जाएगा 9 × 10⁻, ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 12 में 9, तो 12 में 9 तो आ जाएगा 3, लेकिन ये आ जाएगा -3, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जरूर होगा, देख लो, आपको दिख रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस इज रॉन्ग। यहाँ पे कौन सा रिलेशन रॉन्ग है, रॉन्ग पूछ रहा है। तो देखो इस चीज को तो आपको कभी नहीं भूलना है, E = ½ CV², ये रिश्ता, ठीक है। ये रिश्ता आप लोग जहन में रख लो और इस रिश्ता से आपको ना सारी की सारी चीजें पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा मैं जगह ले रहा हूँ, कहाँ पे जगह लूँ मैं, चलो नीचे ही जगह ले रहा हूँ, चेक करना, हाँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 था ना, ये आपके पास आया था E बराबर ½ CV², और आप लोग एक ये भी रिश्ता जानते हो, ये जो C होता है ये होता है Q बटा V के बराबर, ठीक। तो आप इस C का वैल्यू ना यहाँ पे पुट कर दो। अगर आप C का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको एनर्जी का कोई दूसरा फॉर्मूला मिल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा E बराबर ½ C के जगह पे पुट कर दीजिए Q बटा V × V², इस V के साथ ये भी कट जाता तो आपको मिल जाता ½ Q × V, ठीक है। तो ½ Q × V, देखो आप ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है, यानी ये फॉर्मूला होता है। ऑप्शन नंबर 4 ये भी होता है। अब आपका एक ऑप्शन बच गया है, देख लो C और V में, देखो C और V में रिश्ता तो बताए थे, CV² होता है, तो ये C × V तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। Q²/2C ये आएगा, कैसे आएगा आप चेक कर लो। अभी आप लोग यहाँ पे एक हम लोग रिलेशन देखें Q और V के बीच में, C और V के बीच में, तो आपके पास 3 क्वांटिटी होता है, एक होता है Q, C और V। तो हम लोग Q और V के बीच में रिश्ता देखे हैं, ठीक है। C और V के बीच में रिश्ता देखें, अब Q और C ये दोनों के बीच में रिश्ता नहीं देखें, तो V का वैल्यू पुट कर दो। तो अगर आप लोग यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर देते हैं, देख लो इस इक्वेशन से, यहाँ से अगर आप लोग V का वैल्यू पुट कर देते तो V का वैल्यू आ जाता Q बटा C। इस वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में पुट कर दो, इक्वेशन ये वाले में E बराबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख जाता, आपको दिख जाता 1/2 Q, और ये V के जगह पे आप लोगों को वैल्यू मिल जाता Q बटा C, तो Q × Q आपको मिल जाता Q², ठीक है, Q² बटा 2C,
यानी कि ये भी ऑप्शन सही है। तो गलत कौन सा था? गलत है हम लोग का ऑप्शन नंबर 3, हम लोग से गलत पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो तो 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस सी, 3 कैपेसिटर्स है और तीनों का कैपेसिटेंस हमें दे करके रखा है सी है, आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, ये इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। तो देखो कैपेसिटर रेजिस्टर्स के बिल्कुल उल्टा होता है। तो अगर यहाँ पे कैपेसिटर बोल रहा है कि हम लोग का सीरीज में है तो रेजिस्टर में जो फॉर्मूला लगाते थे पैरेलल वाला, वो वाला लागू हो जाएगा। तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इस तरीके से चलते जाएगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 3 कैपेसिटर्स है और तीनों का कैपेसिटेंस जो दे करके रखा है वो C दे करके रखा है। तो आप लोग देख लो C इक्विवेलेंट बराबर 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाता है 1/C इक्विवेलेंट का 3/C। C इक्विवेलेंट निकालो तो C इक्विवेलेंट निकल के आ जाता, C बाईं साइड चला जाता और 3 नीचे आके डिवाइड हो जाता है, यानी कि C/3। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है जरूर से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस C एंड पोटेंशियल V। तो इस क्वेश्चन को जस्ट अभी हम लोग थोड़ा देर पहले ही किए थे। तो आप लोग को देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपको ये फॉर्मूला बताए थे, E बराबर हाफ CV²। और यहाँ पे देख लो कहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन 2 है ना, ये नहीं देखना है आपको, ये वाली देखना है, ये वाली। ठीक है, अच्छा जो अनवांटेड चीज़ है, अनवांटेड चीज़ को थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, ये वाला आपके काम का नहीं था। ठीक है, चलो अब आप लोग आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 में। तो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिख रहा होगा। ये बोला एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर अ कैपेसिटर हैविंग एरिया A एंड सेपरेशन डिस्टेंस D केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो देखो आप लोग जानते हो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पूछ रहा है, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, किसके लिए पूछ रहा है? फॉर ए कैपेसिटर्स हैविंग एरिया A, जिसका एरिया A दे करके रखा है एंड सेपरेशन डिस्टेंस D दे के रखा है। ठीक है, तो अभी आप लोग कैपेसिटर के एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग फाइंड किए थे, हाफ CV²। ठीक है, और नीचे V मतलब ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम बराबर आप लोग लिख सकते हैं एरिया इंटू डिस्टेंस। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। चलो छोड़ो, रेड कलर से ही देखो, इसका थिकनेस थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा था। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखो C देख पा रहे हो, C का वैल्यू आप लोग जानते हो, C बराबर होता है ε0 A/D, और यहाँ पे पोटेंशियल है V² और नीचे आ गया एरिया इंटू डिस्टेंस। अब इसको ना छोटा करके लिखना, छोटा करके आप लिखेंगे तो आपका आ जाता 1/2 ε0 A/D, ऊपर में V², और इस टर्म को अगर आप छोटा कर देते हैं तो ये आ जाता 1/, एरिया इंटू डिस्टेंस। तो ये एरिया के साथ ये एरिया कट जाता है। अब आपके पास क्या वैल्यू दिख गया? आपके पास वैल्यू दिख गया हाफ ε0, और ये भी है ना, तो ये आ जाता V², बट नीचे D है तो 2 को D दिख रहा होगा, एक ये वाला D और एक ये वाला D² ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? हाफ ε0 V² D², आपको ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा होगा। ठीक, चलो अच्छा मैं इधर लेफ्ट साइड ले सकता हूँ कैलकुलेशंस के लिए। चलो मैं लेफ्ट साइड कैलकुलेशंस कर दे रहा हूँ। हाँ, आपका जो क्वेश्चंस रहेगा उस क्वेश्चंस में मैं लेफ्ट साइड कैलकुलेशंस कर दूंगा। देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 11 को ना आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, ये डायरेक्ट याद रखने वाला क्वेश्चन है, और 11 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक, ये तो ऑप्शन नंबर 2। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 आ जाओ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है? द रिलेशंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज। तो ये क्वेश्चंस आप लोग किए हुए हैं और इसमें शायद दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग को याद होगा E बराबर नेगेटिव ऑफ dV/dr, ये तो पढ़े थे। ठीक है, तो ऐसा कोई रिश्ता दिख रहा है तो dV के टर्म में दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। dV बराबर आप लोग लिख सकते हो, तो dV बराबर क्या लिख सकते हो? dV बराबर लिख सकते हो, चलो यहाँ पर नेगेटिव dV है E इंटू dr। ठीक, दोनों ओर माइनस से मल्टीप्लाई करते हो, तो दोनों ओर अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, और इधर आ करके ये माइनस हो जाता है। तो यहाँ पे ना कोई एक ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसमें ये वाला वैल्यू दिया होना चाहिए। तो dV बराबर माइनस E इंटू dr, ऐसा नहीं दिया हुआ है तो आसपास वैल्यू ढूंढो। आसपास अगर आप ऐसा वैल्यू ढूंढेंगे तो आपको दिखाई देगा ये वाली, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 अगेन ना ये एक
डायरेक्ट याद करने वाला क्वेश्चन है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी के बीच में जो रिलेशन होता है ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लेना। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 पूछ रहा है क्या द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो कैपेसिटेंस का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। तो आप लोग जानते हो कैपेसिटेंस C बराबर होता है कहाँ से लेना चाहते हैं, आपके पास दो चॉइसेस है। एक तो आप यहाँ से ले सकते हो, वरना अगर आप चाहते हैं तो C बराबर आप लोग जानते हो Q/V होता है, ठीक है। तो Q/V से आप लोग भी ले सकते थे। तो देख लो यहाँ से C बराबर Q/V होता है, ठीक है। इस रिश्ता से भी ले सकते थे। और C बराबर ε0 A/D होता था, वहाँ से भी ले सकते थे। मर्जी आपकी जहाँ वहाँ से ले लो। तो ये देखो चार्ज, अच्छा जब V है, V बराबर जानते हो, V बराबर होता है W/Q। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करो Q और V के जगह पे आ गया W/Q। इसको छोटा कर लो, तो जब छोटा करेंगे तो आ जाएगा Q/1 और ये Q ऊपर चला जाएगा, नीचे हो जाएगा W। देखो दो Q है, तो एक चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला होता है AT, 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर कर दो। ये W दिख रहा है यानी वर्क डन, वर्क डन का होता है M/L/T-2, ठीक है। ये होता है डायमेंशनल फार्मूला। अब थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे चेक कर लो, ऊपर में A था और यहाँ पे स्क्वायर था, तो ये हो जाता A² T² डिवाइडेड बटा ये आ जाता M/L/T-2, ठीक है। अब इस टर्म को ऊपर लेके चलो, अगर आप ऊपर लेके जाते हैं तो आपको वैल्यू मिल जाता है M⁻⁻1 L⁻², T के पावर देखो यहाँ -2 है, ऊपर जाता तो +2 हो जाता, और ऑलरेडी ऊपर में +2 था, तो ये हो जाता +4 और ये आ जाता A²। तो ऐसा कौन सा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0, ठीक है। अर्थ का जो पोटेंशियल है ना वो 0 लिया जाता है। ऐसा क्यों, बिकॉज अर्थ इज अर्थ। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि अर्थ एक क्या है, क्या एक अर्थ एक इंसुलेटर है, तो बोला नहीं, अर्थ तो इंसुलेटर नहीं है। क्या सेमीकंडक्टर है, तो बिल्कुल नहीं। क्या ये डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक भी नहीं है। तो अर्थ क्या चीज़ है, अर्थ एक गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। तो अर्थ गुड कंडक्टर होता है। आप लोग को याद होगा कि आप लोग अपने घरों में ना अर्थिंग करते हो, तो अर्थिंग करते हो तो आप लोग चार्ज को कहाँ पे डाल देते हो, अर्थ के अंदर, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल इट्स कैपेसिटी। तो बोल रहा है क्या, देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का डिस्टेंस है ना, डबल कर देते हैं तो इसका कैपेसिटी क्या हो जाएगा। तो आप लोग फार्मूला ये जानते हो, C बराबर ε0/d होता है, ठीक है। अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं, ठीक है, तो ds बराबर अगर 2d कर देते हैं तो नया जो कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आपको क्या मिल जाएगा, ε0a/2d। अब देखो ये ε0a/d इसका वैल्यू C हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाता C/2, ठीक। तो C/2, तो कैपेसिटेंस कितना हो गया, आधा हो गया। C/2 का मतलब हो गया आधा, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डिक्रीज 2 टाइम्स, ठीक है, डिक्रीज 2 टाइम्स। तो कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ये रहा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अगर आप लोग आगे मूव करते हैं तो आपके पास ये दिख जाता क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17 क्या बोल रहा है कि इफ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द कंडक्टर्स रिड्यूस द देखो ये क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्वेश्चन नंबर 17 इनकम्प्लीट है, तो इस क्वेश्चन को रहने दो। क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। तो कैपेसिटेंस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज। कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, कैपेसिटेंस का यूनिट फैराड होता है, आप लोग इस चीज़ को बढ़िया से जानते हो, ठीक है। तो ये आपको आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो C बराबर आप लोग ये चीज़ जानते हो Q/V, ठीक है। अच्छा, अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा कंडक्टर है, लेकिन अर्थ का जो कैपेसिटेंस है वो इनफैक्ट 1 फैराड नहीं है, कितना है, 711 माइक्रो फैराड। ये अर्थ का कैपेसिटेंस याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की ओर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर ये देखो, वेबर दिख रहा है, वेबर किसका यूनिट होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स का। ये टेस्ला दिख रहा है, टेस्ला किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के पास चलो, हाउ मेनी पिको फैराड्स आर देयर इन अ फैराड। तो एक फैराड में कितने पिको फैराड होंगे। तो देखो एक पिको फैराड आप लोग जानते हो ना, ये 10⁻⁻12 जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं पिको, ठीक है, पिको। तो 1 पिको फैराड, तो 1 पिको का वैल्यू पुट कर दो तो 10⁻⁻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 ⁻
पिको, पिको मतलब 10⁻⁻12। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो। If the air between two plates of a parallel plate conductors is displaced by a medium of relative
परमिटिविटी के देन इट्स कैपेसिटेंस। तो ये तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है और इसको बार बार से पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ठीक से देखना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कैसे हो जाएगा देख लो। तो C बराबर आप लोग जानते हो एप्सिलॉन नॉट A बटा D है। अब बोला कि अगर आप परमिटिविटी अगर आप एक कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल देते हो कैपेसिटर के बीच में तो कैपेसिटेंस हो जाता था K इंटू एप्सिलॉन नॉट A बटा D, यानी कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। 21 में अगर आप लोग आएंगे तो क्या बोल रहा है कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, आप एक दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ना इस इलेक्ट्रॉन्स के करीब लेकर के आ रहे हो, तो पूछ रहा है बता दो, तो आप बता दो इसका जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो ज़्यादा मुश्किल सा क्वेश्चन नहीं है, देखना है यहाँ पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 21 था। हाँ, थोड़ा सा पेन है। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज ब्राउट टुवर्ड्स एन अनदर इलेक्ट्रॉन, देखो ये यहाँ पे आपके पास एक इलेक्ट्रॉन्स है, एक कोई एक दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक। तो अभी दोनों के बीच में ना कुछ डिस्टेंस है, तो क्या आप यहाँ पे वैल्यू जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का, पोटेंशियल एनर्जी का? तो U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों का चार्ज Q इंटू Q बटा R, ठीक है। तो अगर वैल्यू आप लोग निकाल के ले आते हैं तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बटा R। E स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि इस चार्ज का भी वैल्यू E दिया हुआ है, इसका चार्ज का वैल्यू E दिया हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन था। तो इतना आ गया पोटेंशियल एनर्जी। अब क्या बोल रहा है कि अगर यदि हम ये दोनों को एक दूसरे के करीब ले आते हैं, एक दूसरे के करीब ले आइए, तो आपको ये दिखा और एक ये दिखा दिया, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस, आप डिस्टेंस देख पा रहे हो, डिस्टेंस घट गया। अगर डिस्टेंस घट गया तो U और R में रिश्ता देख लो, U और R में, U और R के बीच जो रिश्ता था वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। तो अगर डिस्टेंस कम हो गया, डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर आ जाएगा। व्हाट इज द बेसिक यूज ऑफ ए कैपेसिटर? आप लोग जानते हो कैपेसिटर, कैपेसिटर का डिफिनेशन, कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स विच स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज, जो क्या स्टोर करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है, एंड हैंस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर चार्ज ज़्यादा स्टोर हो जाएगा तो एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो जाएगा। कैसे? आप लोग ये फॉर्मूला जानते हो ना, एक पोटेंशियल एनर्जी का सिंगल चार्ज के कारण होता था Q इंटू V। तो अगर Q बढ़ेगा तो बाय डिफॉल्ट उसका U का वैल्यू भी क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका कैपेसिटर का डेफिनेशंस में ये छुपा हुआ था इसका आंसर। तो कैपेसिटर चार्ज स्टोर करता है और साथ ही साथ एनर्जी भी। तो ऑप्शन नंबर 3, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज इट्स कंडक्टिविटी। बोल रहा है कि देखो आपके पास एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में अगर यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टिविटी क्या होगा। देखो ये क्वेश्चंस ना आपको दो तरीके से पूछता है, एक तो कंडक्टर के लिए पूछता है और दूसरा जो पूछता है ये क्वेश्चंस सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कंडक्टर की जगह पे सेमी कंडक्टर पूछता है। तो आप लोग इस फॉर्मूला को जरूर से याद रख लेना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फोर कंडक्टर। अगर आपके पास कंडक्टर है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो आप लोग ये रिश्ता देख लो, थोड़ा सा मैं लिखना चाहूँगा जरूर से, लेफ्ट साइड ले रहा हूँ, हाँ लेफ्ट साइड में ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब ये रेजिस्टेंस के लिए प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो रेजिस्टिविटी L बटा A। तो आप यहाँ पे रो का वैल्यू देख लो, रो का वैल्यू आ जाएगा ये A इंटू R बटा L, ठीक है। देखो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों में कैसा रिश्ता दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। यानी कि अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए तो रेजिस्टेंस बढ़ा, अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो इसका जो रेजिस्टिविटी है वो बढ़ गया है, और अगर रेजिस्टिविटी बढ़ा तो इसका जो कंडक्टिविटी रहेगा, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते थे, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो इस चीज़ को ना एकदम अच्छे से याद कर लो, मतलब याद कर लो, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी पूछा जाएगा और आपको सेमी कंडक्टर में भी पूछा जाएगा। और अगर यदि मान लो ये कंडक्टर की जगह पे सेमी कंडक्टर होता, अगर सेमी कंडक्टर होता तो देखना क्या चीज़ फर्क आ जाएगा। देखो ये दोनों में किसी एक को ही याद रखना। तो टेम्परेचर अगर यदि बढ़ता तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, अगर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टिविटी कम हो जाएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो ये दो चीज़ भाई बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। तो ये दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों में से किसी एक को याद रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम लोग का जो क्वेश्चन था वो किसके लिए है, क्या ये कंडक्टर के लिए है या तो फिर इंसुलेटर के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपसे पूछ रहा था टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इफ द टेम्परेचर ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस इट्स कंडक्टिविटी, कंडक्टर बोल रहा है, कंडक्टर है ये वाली, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, कंडक्टिविटी देखो ये लास्ट में दिया हुआ है, कंडक्टिविटी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। 24 क्या बोल रहा है कि इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। तो अगर डाइलेक्ट्रिक रख रहे हैं तो इसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये क्वेश्चंस को ना बहुत बार डील कर चुके हैं। तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A बटा D। अगर मान लो डाइलेक्ट्रिक रख देते तो ये फॉर्मूला बदल जाता और आ जाता K एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ठीक है। तो ये देखो कितने टाइम्स बढ़ गया, K टाइम्स बढ़ गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25, ये 25 भी आपके लिए बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछता है और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो आपसे क्या पूछ रहा था, थोड़ा सा चेक कर लो। तो ये पूछ रहा है कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शंस। तो दो आपके पास पैरेलल प्लेट, दो कंडक्टर्स हैं, पैरेलल्स है और करंट फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। तो इस तरीके का ये करंट है, दोनों फ्लो कर रहा है सेम डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो भाई दोनों में अट्रैक्शंस होगा, अट्रैक्शंस, ठीक है। तो आपके लिए ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पा, ठीक है। पी मतलब पैरेलल करंट, और पैरेलल करंट रहा तो ए फॉर अट्रैक्शंस। पैरेलल करंट एक दूसरे को अट्रैक्शन करेगा और रिपल, और अगर पैरेलल करंट नहीं रहता तो एक दूसरे को रिपेल कर देता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी। देखो कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का कैपेसिटी क्या होता है, हम लोग फैराड से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाता फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस बोल रहा है, ठीक, वोल्ट नहीं बोल रहा है, वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, न्यूटन्स तो ये फोर्स का होता है, और ये एम्पियर जो देख पा रहे हो ये करंट का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो सही आंसर आता वो आ जाता ऑप्शन नंबर 3। आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा है, ये है क्वेश्चन नंबर 27। ये 27 ना बिलीव करो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये क्वेश्चंस, और इसको देखो किस तरीके से आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक। तो यहाँ पे लेट से हम इस पॉइंट को P मान लेते हैं। ये जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट P है, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये पॉइट, इस पॉइंट को हम लोग मान ले रहे हैं Q, ठीक। चलो ठीक है। तो आप ये पॉइंट A जो देख रहे हो, A तो यही लाइन में खड़ा हुआ है, ये लाइन में खड़ा है ना, तो इस A को भी हम लोग पॉइंट P ही मान सकते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये जो पॉइंट देख पा रहे हो ये वाली देख पा रहे, अच्छा थोड़ा सा एक और चीज़, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर ये पॉइंट P है, अगर ये पॉइंट P है तो यही तार से तो ये वाली जुड़ा हुआ है, ऊपर की तरफ जो जा रहा है वही तार से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको Q मत मानना, इसको भी मान लो P है, ये भी पॉइंट P है। देखो एक तार में जितना पॉइंट रहे वो सारे के सारे सेम पॉइंट मानना। तो ये तार, थोड़ा मैं इंक चेंज कर लूँ, इंक का कलर, ताकि आप लोग यहाँ पे शायद थोड़ा समझ पाएँ, ठीक है। देखो यहाँ पे तो A से चलते गए हैं, A से ये चलते गए हैं, इधर चलते गए हैं, और फिर आगे यहाँ पे, ठीक है। और अगर A से ही चलते चलते इधर आते, ये तो तीनों तो यहाँ तक जो अभी चले वो एक ही है, डिस्टेंस एक ही है भाई, तार एक ही है, तार एक ही है। अगर तार एक ही है तो इसमें जितने सारे जो पॉइंट लाइज करेगा वो सारे के सारे एक ही पॉइंट होगा, कोई अलग अलग पॉइंट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोबारा से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इसको P मान लो, तो इस पॉइंट से आपको देखो ये तार कनेक्टेड है, तो बाय डिफॉल्ट ये भी जो पॉइंट है ये भी आपका P ही कहलाएगा। अब देखो ये वाला दूसरा तार दिख रहा है, यहाँ देखो इस जगह पे दूसरा तार दिख रहा है, तो इसको पॉइंट ना आप Q मान लो। तो इसके सीधा देखो इससे कौन सा कनेक्टेड है, ऐसे चलते 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 आएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये भी पॉइंट Q है। अब सारा का सारा जो कनेक्शन है आपको इसी के बीच में, लेट से हम इस कैपेसिटर को मान लेते हैं C1, इस कैपेसिटर को मान लेते हैं C2, और ये जो कैपेसिटर देख पा रहे हो इस कैपेसिटर को मान लेते हैं C3। अब थोड़ा नोटिस करना, ठीक है। अगर आप इसको चेक करते हैं नीचे की ओर, मेरा पेन दिख नहीं रहा, ये है ना P से Q, आप चेक करो तो ये पॉइंट रहा P और ये पॉइंट रहा Q। P और Q के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ है जिसका नाम है C1, तो कनेक्ट कर दिए, ठीक है।
तो ये इस तरीके से दोनों के बीच में लगा हुआ था कैपेसिटर, इसको कनेक्ट कर दिया C1 को। अब देखो तो C2 का कनेक्शन आप लोग चेक करने की कोशिश करना। तो C2 आपको कहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा पॉइंट P और ये रहा पॉइंट Q। क्या पॉइंट P और Q के ही बीच में आपको कैपेसिटर C2 दिख रहा है? बिल्कुल, ठीक है। P और Q के बीच में ही C2 है, यानी कि P और Q के बीच में आप दोबारा से कैपेसिटर कैसे जोड़ सकते हो? तो आप इस तरीके से जोड़ सकते हो। ये रहा C2 और ये कनेक्टेड है P और Q से, ठीक है। अब अगेन आप देखो इस C3 को, देखो कैपेसिटर C3 को, तो ये आपको दिख रहा है पॉइंट P और ये पॉइंट दिखा Q। तो पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच में C3 है। अगेन आप इसको जोड़ कैसे सकते हो? तो आप लोग जोड़ इसको इस तरीके से सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। ये रहा C3। अब आप बताओ, क्या आपको ये कनेक्शन पैरेलल की तरह दिख रहा है? तो अगर पैरेलल की तरह दिख रहा है तो आप बताओ नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, नेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो ये बिल्कुल उल्टा चलता था। किसका उल्टा चलता था? रेजिस्टर्स के उल्टा चलता था। तो अगर यहाँ पे पैरेलल है तो ये सीरीज की तरह बिहेव करेगा, और सीरीज की तरह बिहेव करता तो फॉर्मूला जो निकल करके आ जाता वो देख लो, ये C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। मजे की बात ये है कि सारे का कैपेसिटेंस सेम दिया हुआ है, थ्री इक्वल कैपेसिटर दिया हुआ है, और कैपेसिटेंस जो है वो C दे के रखा है। तो ये C आ गया, ये C आ गया, ये C आ गया, तो C प्लस C कितना हो जाएगा? 3C, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट का जो वैल्यू मिलेगा वो 3C के बराबर। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो बताइए, दिक्कत आई थिंक नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना और अच्छे से जरूर आप लोग रिवीजन करना, ठीक। रिवीजन के एक्चुअली आप लोगों को तो यही याद हो गया होगा, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन द बेसिस CSCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर CS2 प्लस CS plus and Cl minus ions are arranged in a BCC configurations as shown in the figure. The net electrostatic force exerted by 8 CS plus ion on the Cl minus ion is, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को दे करके रखा है, बीच में ना Cl माइनस आयन है, इस जगह पे Cl माइनस आयन है, और ये जो कॉर्नर है इस कॉर्नर में CS प्लस आयन है। तो बोल रहा है Cl माइनस आयन के पास नेट फोर्स कितना लगेगा, ठीक है। तो देखो आप लोग ना थोड़ा सा इसको मैं एक फिगर से रफली समझाना चाहूँगा। देखो मान के चलो कि ये वाला मिडिल पॉइंट है और यहाँ पे Cl माइनस चार्ज है, इस जगह पे CS प्लस चार्ज है, ठीक है, इस जगह पे भी CS प्लस चार्ज है। तो अगर हम इस तरीके से कनेक्ट कर दिए हैं तो ये बिल्कुल सेंटर से होकर गुजर रहा है, और अगर सेंटर से होकर के गुजर रहा है तो देखो इसका जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना होगा एग्जैक्टली यही डिस्टेंस यही होगा। तो अगर देखो, अगर आप इस चार्ज के कारण यहाँ पे फोर्स निकालते हैं Cl के पास, तो फोर्स का कुछ भी वैल्यू आता, लेट से कुछ वैल्यू आता, लेकिन उसका डायरेक्शन इधर होता, ठीक है। किधर होता? देखो ये प्लस चार्ज है, दोबारा देखना, ये प्लस चार्ज है और ये Cl में माइनस चार्ज है, तो डायरेक्शन इधर हो जाता। Cl के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो नीचे की ओर लग जाता, क्योंकि नीचे की ओर हमारे पास प्लस चार्ज है। इसी तरीके से देखो इस कॉर्नर में ऊपर की ओर ये प्लस चार्ज है और ये Cl के पास माइनस चार्ज है, तो ये जो CS प्लस है इस Cl माइनस के ऊपर जो चार्ज लगाता ना, मतलब फोर्स जो लगाता ना, ऊपर की ओर लगाता। अच्छा, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है। अगर मैं बोलता कि नीचे की ओर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ऊपर की ओर भी कितना फोर्स लगा रहा है? 10 न्यूटन का। तो नेट फोर्स कितना लगा? तो नेट फोर्स लगा 0, ठीक है। तो बस इतने से समझना है। तो देखो यहाँ पे अगर एक टर्मिनल इस तरीके से जा रहा है, इसके बीच यहाँ पे फोर्स लगा 0, अगर इस तरीके से आएगा तो ये भी फोर्स लगा 0, और अगर इस तरीके से आ रहा है तो ये भी फोर्स लगेगा 0, ठीक है। तो नेट फोर्स जो हम लोगों को इवेंचुअली दिख जाएगा, अंततः जो हम लोग को यहाँ पे नेट फोर्स दिखाई देगा वो कितना दिखाई देगा? नेट फोर्स हमें दिखाई देगा 0 के बराबर, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था? ऐसा ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा था ऑप्शन नंबर 4, ठीक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाता वो आ जाता ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो गाइस ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना इंपॉर्टेंट हैं और थोड़ा आराम से डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है, वीडियोस बड़ा हो रहा है, बट डोंट वरी, ये आपके एग्जाम में ना बहुत मदद देने वाला है। आप लोग को ना एग्जाम में हम जरूर याद आएंगे जब आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोल रहा है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस? तो आप लोग जानते हो कि अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता था, याद है? ये मान लो इसके अंदर कोई चार्ज Q है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड गया तो सरफेस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक।
चलो, तो आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस इन बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस। तो ये तो अब आसान हो चुका है, तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्वेश्चन है, तो C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर आप लोग यहाँ पे क्या करते हो, बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बोल रहा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाता था K इंटू एप्सिलॉन नॉट A/D होता था, तो कितना बढ़ जाएगा, K टाइम्स बढ़ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आप लोग ये जानते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो 8.854, देखो सारा ऑप्शन मिलता जुलता दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑप्शन नंबर 1 को देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आता है। ऑप्शन नंबर 1 देखो 8.854 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। चलो, ये अगर आपके पास ये क्वेश्चन 32 है, ठीक, 32 एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, देखो अगर पोटेंशियल कांस्टेंट रहा तो आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होगा, कैसे नहीं होगा अभी थोड़ा देर में देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, करेक्ट, ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा अगर आपके पास जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट मिलेगा, ठीक है। कैसे मिलेगा, आप लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लो। क्या आप लोग को ये फॉर्मूला याद है, E बराबर नेगेटिव ऑफ dV/dr, ठीक है। अब देखो पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दिए तो ये आ गया नेगेटिव dV/dr, ठीक है। अब देखो ये क्या बोल रहा है कि V का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में, अच्छा V का डिफरेंशिएशन R के रिस्पेक्ट में जीरो आ रहा है। अच्छा, आप लोग पढ़े थे डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता था, तो डिफरेंशिएशन ना कांस्टेंट टर्म का जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो V है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग का सही आंसर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा जीरो। क्या चीज़ जीरो रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो हम लोगों को फाइनली मिल जाएगा जीरो के बराबर। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था यहाँ पे, तो अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन दिख रहा था, ये ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। चलो, अब आप लोग अगर आप लोग 33 के ओर मूव करेंगे तो बोला कि टू पैरेलल कंडक्टर्स है कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये क्वेश्चन आप लोग को याद करवा दिए हैं, अब बोलो याद है कि नहीं याद है, ठीक है। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको याद करने के लिए बोले थे, याद करना आप लोग एक वर्ड, और वो वर्ड था पा, ठीक है। पा याद करने के लिए बोले थे, तो पा में आप लोग क्या समझे थे, पैरेलल करंट अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा था कि टू पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है, तो एंटी पैरेलल हो गया। अगर एंटी पैरेलल हो गया तो रिपेल करेगा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही आंसर। तो देख लो कहाँ है ऑप्शन नंबर 2, ये रहा, ठीक है। अगर आप लोग आगे की ओर देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या दिख रहा है, 34, हाँ 34 देखो। अच्छा देखो गाइस, थोड़ा सा पीडीएफ में पढ़ाते हैं तो पीडीएफ में ना हमारे पास स्पेस नहीं होता है एक्सप्लेनेशंस करने का, ठीक है, मतलब दिखाने का थोड़ा जगह नहीं बच पाता है, तो थोड़ा सा मैनेज करना, इस वजह से थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ इधर उधर करने में पीडीएफ को। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, एक और चीज़ होता है, जो ये जो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ, तो पेन जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना, तो इसका जो साइज़ है वो साइज़ बहुत छोटा सा है। सब साइज़ जो छोटा होने के कारण हमें स्क्रीन में दिखता नहीं कि मेरा पेन अभी किस जगह पे पॉइंट कर रहा है। और अगर मैं साइज़ बढ़ा ले लेता हूँ, पेन का अगर साइज़ बढ़ा ले लेता हूँ तो ये ना बड़ा बड़ा लिखता है, और बड़ा बड़ा लिखता है ना तो थोड़ा ठीक लगता नहीं, और मेरा जो जगह है वो जल्दी भर देता है। इस वजह से मैं थोड़ा सा इधर उधर करने में टाइम लेता हूँ। 34 देख लो। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 स्क्वायर प्लेट, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना हुआ है 2 स्क्वायर प्लेट से, तो मान के चलो कि ये एक स्क्वायर प्लेट है और एक और स्क्वायर प्लेट है, ये 2 स्क्वायर प्लेट से बना हुआ है। द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज ऑन द प्लेट्स प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा, इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी है माइनस सिग्मा। इन द रीजन बिटवीन द प्लेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इसके बीच में हमें पूछ रहा है इस रीजन में बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो सरफेस चार्ज डेंसिटी के कारण होता था किसी कंडक्टर में, वो आता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, याद है, ठीक है। ये वैल्यू होता था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर σ/2 एप्सिलॉन नॉट होता है
तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज को यानी इधर होगा। अच्छा, इस माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में क्या होगा, अगेन यही फॉर्मूला आ जाएगा और इसका डायरेक्शन रहेगा राइट साइड, और राइट साइड कितना हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप माइनस क्यों नहीं ले रहे हो? माइनस नहीं ले सकते ना, माइनस सिर्फ डायरेक्शंस के लिए यूज किया जाता है। तो नेट पोटेंशियल इसके बीच में कितना आएगा, दोनों प्लेट के बीच में नेट पोटेंशियल कितना आएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। अगर आप दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर आप दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिलने वाला है, ये 2 इंटू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 के साथ 2 कट गया यानी आंसर आ गया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा था, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलो ये 35 में गैस यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शंस ठीक से नहीं दिया हुआ है, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करना, यहाँ पे देख लो। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज a capacitance C when it is completely filled with a dielectric constant 5 the percentage increase in the capacitance will be। तो थोड़ा सा ना ये मैथ का क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो इशू नहीं होना चाहिए। चलो मैं दिखा देता हूँ। देखो आपके पास ये बोल रहा है, मैं बाएं साइड जगह ले रहा हूँ कि आपके पास कोई कैपेसिटर है और कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस दिया हुआ है वो ये तो आप जानते हो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अगर हम लोग एक नया कैपेसिटर बनाते हैं और इसके बीच में ना कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं, तो डाइलेक्ट्रिक रखते हैं तो फॉर्मूला बदल जाता था K इंटू एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और इसमें इस K का वैल्यू दे के रखा है 5, तो आप लोगों को जो वैल्यू मिला 5 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। अब आपसे पूछ रहा है, देखो ये एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी से 5 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी हुआ, कितना बढ़ा है, मतलब कितना परसेंटेज बढ़ा है। तो जब परसेंटेज आपसे पूछेगा ना, परसेंटेज इंक्रीज, तो पहले बताओ बढ़ा कितना है। तो यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नॉट कुछ नहीं, तो यहाँ पे 1 था ना, 1 से 5 गया यानी बढ़ा तो 4 है, 4 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी। कितना से यानी पहले कितना था, पहले था हम लोग के पास 1 एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी, और परसेंटेज में लाना तो 100 से गुना कर देना। तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी और एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी ये दोनों कट जाता। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 4 गुना 100 यानी कितना हो गया 400। तो कितना परसेंट इंक्रीज कर गया, 400% इंक्रीज कर गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 400%, तो ऐसा कर लो आप लोग इस ऑप्शन 1 को बना लो 400%। ठीक, ये जो ऑप्शन 1 देख पा रहे हो कहाँ भाग गया, यहाँ पे, हाँ इस ऑप्शन 1 को बना लो 400। ठीक, अच्छा इस 34 का जो आंसर आया था ये ऑप्शन नंबर 1 आया था। यहाँ पे जो क्रॉस साइन लगा है मेरे से गलती से क्रॉस साइन लग गया। अच्छा मैं ये इसमें थोड़ा सा ध्यान दे रहा हूँ क्योंकि आपका PDF रहेगा ना, तो बाद में जब आप देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 35 का जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आ जाएगा 400%, और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक, आपके एग्जाम में बढ़िया से सेट किया हुआ रहेगा, वहाँ पे दिखिएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 के ऊपर आ जाओ। तो बोल रहा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड एंड देन द चार्जिंग बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज। ठीक है, तो देखो आप लोग पहले ये फॉर्मूला को टिके रहना कि एक पॉइंट चार्ज के कारण या चार्ज के कारण जो फॉर्मूला होता है वो आर के साथ ऐसा डिपेंड करता है, 1/r रखता है पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, ले लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। ठीक है, तो बोला कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, चलो है तो है, ये देखो ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये प्लस है और ये माइनस है। अब बोला कि इसको हम लोग फुल्ली चार्ज करनी है, जितना चार्ज करना था चार्ज करनी है। उसके बाद बोल रहा है द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड। अब इस प्लेट के बीच का डिस्टेंस मैं बढ़ा दूँ, ले लो ये डिस्टेंस बढ़ गया ना। अगर डिस्टेंस बढ़ गया, सेपरेशन डिस्टेंस बढ़ गया, आर बढ़ गया, तो इस भी का क्या होगा, भी और आर में रिश्ता देख लो। भी और आर में जो रिश्ता आपको दिख रहा है ये तो उल्टा है, यानी कि अगर आर बढ़ेगा तो भी का वैल्यू घटेगा। ठीक, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 37 आ जा रहा था। इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स, अगर कैपेसिटर में चार्ज बढ़ा रहे हो तो चार्ज बढ़ाने का मतलब क्या होता है। ठीक है, चार्ज बढ़ाने का मतलब क्या होता है, तो देखो आप लोग ये जानते हो ना, V बराबर होता है Q/C। अगर आप चार्ज बढ़ा रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर क्या बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये V का वैल्यू बढ़ जाएगा। अच्छा ये C का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे C का रिश्ता चेक करते हैं ना, तो C का वैल्यू आपको क्या मिल जाता है, C बराबर मिल जाता है Q/V। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आप जिस Q की वैल्यू को बढ़ा दे रहे हो,
इस Q के वैल्यू को बढ़ा दे रहा हूँ तो C का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इंक्रीजिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, हाँ ये भी बढ़ेगा। तो आप लोगों को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है सही? सही ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ठीक। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल, द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैपेसिटेंस विच मे बी ऑब्टेन्ड आर, ठीक है। तो 6 माइक्रोफैराड का आपके पास कैपेसिटर है और 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर को आप कैसे हो जोड़ लो, या तो सीरीज में जोड़ लो या पैरेलल में जोड़ लो। तो आपसे पूछ रहा है मिनिमम कितना कैपेसिटेंस हम लोग बना सकते हैं और मैक्सिमम कितना बना सकते हैं, दो ही कैपेसिटर का यूज करना है। तो देखो अगर हम लोग इसको पैरेलल में जोड़ देते हैं तो आ जाता 6 + 6 और 6 + 6 बराबर 12 आ जाता, 12 माइक्रोफैराड। तो हो सकता है मैक्सिमम 12 हो सकता है। तो 12 के लिए आपको ऐसा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन नंबर 2 दिख रहा है और ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है। यही दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो 1 तो नहीं हो सकता, तो 1 को ऐसे काट दो। 4 नहीं हो सकता, 4 को ऐसे काट दो। अब मिनिमम निकालो। अगर मिनिमम निकालना है तो मिनिमम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो रेजिस्टेंस में पैरेलल का यूज करते थे। यानी कि आ जाएगा 1/6 + 1/6, तो ये आ जाता 2/6। 2/6 मतलब आ जाता 1/3 और इधर आ चुका रहता 1/C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके बराबर आ जाता, 3 के बराबर, ठीक है। C इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाता, 3 के बराबर, ठीक। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो ये 2 कट गया, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कट गया, ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 3 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर अगर आप लोग मूव करेंगे तो आपको दिखाई देगा क्वेश्चन नंबर 39। देखो ये क्वेश्चन ना अगेन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस या तो यहाँ पे कैपेसिटर के टर्म में पूछ सकता है या तो आपको ये रेजिस्टर के टर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो लेट से मेरा पेन, ठीक है। तो ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4। आप लोगों को याद है बैलेंस वीट-स्टोन ब्रिज? अगर बैलेंस वीट-स्टोन ब्रिज रहता था तो ये आता था P/Q बराबर R/S, और अगर हम लोग यहाँ पे बैलेंस कर देते तो ये आता C1/C2 बराबर C3/C4। इस तरीके से हम लोग को मिल जाता है, ठीक है। तो चेक करो तो क्या ये वीट-स्टोन ब्रिज बैलेंस है, तो आप लोग को पता चलेगा यहाँ पर ये 3/3 = 3/3 कट जाता, 3 के साथ 3, 3 के साथ 3, इधर 1 इधर 1, यानी दोनों साइड 1 1, यानी कि ये बैलेंस है। और जब वीट-स्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा ना तो इसके बीच में जो कैपेसिटर या रेजिस्टर दिया रहे इसका कोई मतलब नहीं है, कोई मायने मतलब नहीं है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, अब इस कैपेसिटर में यहाँ पे बीच में जो वैल्यू दिया हुआ है उसका कोई मतलब नहीं रहा। अगर कोई मतलब नहीं रहा तब आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा। जहाँ पे यहाँ पे है 3 C का, यहाँ पे भी 3 C का, यहाँ पे भी 3 C का। अगर आप ये ऊपर दोनों को देखेंगे तो ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर आप नीचे दोनों को देखेंगे तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इसका वैल्यू कितना आ जाता, सीरीज में जुड़ा हुआ है ना तो रेजिस्टेंस के अनुसार तो उल्टा काम करता है। अगर ये उल्टा काम करता है तो ये वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए, 1/3 + 1/3 आ जाएगा 2/3। तो ये 2/3 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आता। तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जब आप निकालते हैं तो ये आ जाता 3/2, ठीक है। तो ऊपर में भी 3/2 और नीचे भी 3/2। तो यहाँ पे थोड़ा मैं टाइम ले रहा हूँ और यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ऊपर में दोनों कैपेसिटर के बदले एक कैपेसिटर यूज करते हैं तो हम लोगों को यूज करना पड़ता है यहाँ पे 3/2 कैपेसिटेंस का। और नीचे भी देखो, नीचे तो ये भी तो दोनों आपस में सीरीज में है, और अगर दोनों आपस में सीरीज में है तो इस दोनों के बदले अगर एक कैपेसिटर यूज करना चाहते हैं तो हम लोग को कैपेसिटर यूज करना पड़ता 3/2 का, ठीक है। अब देखो ये दोनों को अगर आप चेक करेंगे तो दोनों आपस में ना पैरेलल है, और अगर दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में होने से नेट कैपेसिटेंस कैसे निकलता था याद है? तो पैरेलल में जो नेट कैपेसिटेंस निकलता था वो C इक्विवेलेंट बराबर दोनों जुड़ जाएगा, तो 3/2 + 3/2। तो कई को 3/2 आया, 2 × 3/2, तो ये 2 के साथ 2 कट गया और ये आ गया 3, ठीक है। तो आपके पास आ गया 3C, और इसका सही आंसर हो जाएगा 3C। कौन सा ऑप्शन? तो मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ठीक। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 10 क्वेश्चन है, और ये 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लगभग 10 क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलो, तो आई थिंक ये अब आपके लिए ना विजिबल होगा, दिख रहा होगा, ठीक।
चलो देखते हैं। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, इफ अ डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस, ये अगेन यही क्वेश्चन आ गया डाइलेक्ट्रिक वाला। अगर डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ इट्स कैपेसिटेंस। बहुत बार कर चुके हैं इस क्वेश्चन को, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ अ मेटल इज, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, ये इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 ये डायरेक्ट याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 42, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो एनर्जी बोला, ये तो आपके लिए हिंट्स रहा। ठीक है, तो जब आपको एनर्जी बोलता है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट हो जाता है जूल, तो ऑप्शन 1 हो जाएगा सही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखो, इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो क्वेश्चन है कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, आप इसको मूव करा रहे हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल रीजन, लो से हाई पोटेंशियल रीजन की ओर ले जा रहे हो, तो इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास जगह है, लेट से कि ये चार्ज Q है, और इस Q चार्ज से कोई इस जगह पे कोई r डिस्टेंस पर ना कोई एक दूसरा चार्ज जो छोटा Q है, तो अभी इसका पोटेंशियल एनर्जी जानते हो, इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा हाफ कैपिटल Q स्मॉल q बटा r, और ये होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता। उसके बाद बोल रहा है क्या कि एक पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। देखो अगर हम इस जगह से इसको इधर लेकर के आते हैं, इस चार्ज की ओर लेके आएंगे तो हाई पोटेंशियल रीजन कहलाएगा, और अगर यहाँ से राइट साइड लेकर के जाएंगे तो ये लो पोटेंशियल रीजन कहलाएगा। तो हम लोग ना इसको करीब ला रहे हैं, करीब हाई पोटेंशियल की ओर, यानी कि इधर ले आए। तो देख लो पहले डिस्टेंस ये वाला था, अब डिस्टेंस ये वाला है। डिस्टेंस क्या हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है डिक्रीज कर गया। अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर गया तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगा। सॉरी गाइज, लास्ट क्वेश्चन देखो, बस लास्ट क्वेश्चन आप ठीक से देखना। ए फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन एयर। तो एक फोर्स लग रहा है 4 न्यूटन का, और 2 चार्जेस के बीच में, और 2 चार्जेस कहाँ पे रखा हुआ है, हवा में रखा हुआ है। इफ द स्पेस बिटवीन देम इज कंप्लीटली फिल्ड विथ अ ग्लास, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी दे करके रखा है 8, देन द न्यू फोर्स विल बी। तो देखो ये ना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग ले लो, ये जो नया फोर्स आएगा वो रहेगा कि ऑलरेडी पहले कितना फोर्स दिया हुआ था और रिलेटिव परमिटिविटी कितना है, या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू कितना है। तो पहले फोर्स 4 था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया है 8। ठीक है, तो इसको आप लोग जब भाग देंगे तो 8 × 40 आ जाएगा, यानी कि 0.5। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन नंबर 4, 0.5। ठीक है, तो गैस आज के सेट में ना बस इतने ही सा क्वेश्चन है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है ठीक से, तो आप ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको आप लोग लाइक भी कर दीजिए। ठीक, तो इसी क्वेश्चन के साथ हम लोग आज इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोग गाइस एग्ज़ाम बहुत अच्छे से दे करके आना, आपको एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक।